Dear students, welcome to my class Astrophysics. Today topic is AC generator and alternating currents. An AC generator or dynamo or alternator is a device which converts mechanical energy into alternating form of electrical energy. That is, it produces a current that alternates or changes its direction regularly time. जो देख रहा हूँ generator, this name, it sometimes it is called misnomer. Actually यहाँ जो device है it cannot generate electricity. It is one converter, that means which convert mechanical energy into electrical energy. इसमें कोई generation नहीं होता है, one form of energy to another form of energy में conversion होता है. इसमें जो basic principle, that is nothing but the electromagnetic induction. The working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. When a closed coil is rotated in a uniform magnetic field with its axis perpendicular to the magnetic field, the magnetic flux linked with the coil changes and an induced EMF, and hence a current is set up in it. Electromagnetic induction का जो basic बात है, there must be change of magnetic flux, and in the different way we can change the magnetic flux through a coil. In this case, the process is a rotation process. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक आर्मेचर हम लोग कॉइल को रखते हैं और उसको उसमें रोटेट किया जाता है, तो डिफरेंट पोजीशंस के चलते इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंट अमाउंट होता है. तो देयर इज ए कंटिन्यूअस, व्हेन देयर इट इज रोटेटिंग विद ए कंटिन्यूअसली, देन देयर विल बी कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज. तो साथ साथ उसके अंदर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. मतलब इन दिस केस द फ्लक्स इज चेंजिंग बाय द रोटेटिंग द कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें कंस्ट्रक्शन देख लिया जाए. इट इज द कंस्ट्रक्शन एसेंशियल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स. इसमें जो मेन पार्ट्स है थोड़ा सा देख लिया जाए इन दिस फिगर डायग्राम. इसमें एक फील्ड मैग्नेट होगा. फील्ड मैग्नेट का यू शेप और हॉर्स शेप फील्ड मैग्नेट, और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है. जो फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ये जो रेड लाइंस देख रहे हैं, दिस इज द फील्ड लाइंस, एंड वी कंसीडर the field between the two poles is the uniform magnetic field, and the value of is B, and that is directed from north pole to south pole. Field magnet हो गया नॉर्थ साउथ. इसके बाद जो कॉइल होता है इसमें सिंगल टर्न ड्रॉ किया गया है, but there will be n number of turns, maybe 500 turns or more. This coil is known as the armature. ये रोटेटिंग कॉइल को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं. इसमें एक एक्सिस देख रहे हैं. एक्चुअली इसमें ड्रॉ नहीं किया गया, एक सैफ्ट होता है. सेफ्ट को ऊपर माउंटेड होता है और इसका अंदर में एक आयरन कोर भी रखा जाता है, लेमिनेटेड आयरन कोर. इसके बाद इसको आउटपुट कनेक्शन लेने के लिए देयर विल बी टू स्लीप रिंग्स, S1 एंड S2 स्लीप रिंग्स. दे आर फिक्स्ड विद द सेफ्ट एंड इंसुलेटेड टू ईच अदर. और स्लीप रिंग के साथ दो को ब्रास होता है, कार्बन ब्रास होता है, मेटल ब्रास भी हो सकता है, विद फिटेड विद स्प्रिंग. स्प्रिंग के साथ वो फिटेड होते हैं यहाँ पर. तो इसमें जो है आउटपुट हम लोग लेते हैं, और ये इसमें सॉफ्टली कनेक्टेड होता है. स्लीप रिंग घूमते रहता है, उस टाइम भी एक स्विंग सिस्टम होता है, उसका मदद से टच में रहते हैं, तो वहां से आउटपुट हम लोग लेते हैं. एंड दैट आउटपुट करंट विल पासेस थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आर. इसका पैरेलल में हम लोग आउटपुट लेते हैं. यहाँ पर आउटपुट हमको मिलता है जो हम लोग यूज करते हैं. तो इट इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंगल फेज, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ना है सिंगल पेज हम लोग सिलेबस में है. तो हम लोग का एक एक डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर लेते हैं क्या क्या चीज है. ए फील्ड मैग्नेट, it is a permanent magnet of the horseshoe shape in a small dynamo. तो स्मॉल डायनामो को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है. जहाँ की आपको जो लार्ज मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट डायनामो होता है, वेरी हाई पावर चाहिए आउटपुट, उसमें पावरफुल मैग्नेट भी चाहिए. तो इन सच ए केस वी यूज a powerful electromagnet in a large dynamo. It produces strong magnetic field in the region between the two pole pieces. छोटा जो डायनामो होता है उसमें हम लोग को परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, इसीलिए उसका दूसरा नाम मैग्नेटो भी बोला जाता है छोटे डायनामो को, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट होता है. और लार्जर कैपेसिटी वाला जो डायनामो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट टू प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके बाद आर्मेचर जो बात कर रहे थे, इसमें एक सिंगल टर्न आपको दिखाया गया आर्मेचर. इट इज सिंगल टर्न वन, but there will be so many number of turns. It consists of a rectangular coil
PQRS having a large number of tons of insulated copper wire wound on a soft iron cylindrical core. ये soft iron का जरूरत है, magnetic flux उसका थ्रू आसानी से जाता है और इसीलिए the core is laminated to avoid loss due to eddy currents. उसमें जो कोर हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का वो लेमिनेटेड कोर होता है, क्योंकि लेमिनेटेड कोर में एडी करंट मिनिमाइज किया जाता है टू लॉस द हीटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, और इसमें एनर्जी लॉस से बचाने के लिए इसमें हम लोग लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं. आर्मेचर कैन बी रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फील्ड मैग्नेट्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बी. इसमें जो एक्सिस अबाउट बता रहा हूँ, this axis is perpendicular to the magnetic field. About that axis it can rotate in this way. तो कभी जब इसमें प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, जब पैरेलल हो जाएगा मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा, हम बाद में थोड़ा देखेंगे इसमें. तो आर्मेचर हो गया, तो नंबर 1 हो गया, एसेंशियल पार्ट हो गया फील्ड मैग्नेट, तो 2 पोल. दूसरा हो गया, तीसरा वन इज द आर्मेचर. तीसरा पर हम लोग का इसमें जो एसेंशियल पार्ट होता है स्लीप रिंग्स, क्योंकि इसमें एक रोटेटिंग डिवाइस के साथ कनेक्शन हम लोग को लेना है, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबल कनेक्शन होना चाहिए जो रोटेशन के टाइम भी कनेक्टेड रहे. तो इसमें 2 स्लीप रिंग होता है जो सैफ्ट के साथ जुड़ा रहता है. स्लीप रिंग्स, 2 ends of the armature coil are connected to 2 coaxial brass rings. S1 and S2 जनरली ब्रास यूज किया जाता है क्योंकि इसमें रस्टिंग नहीं होता है, लॉन्जिविटी अच्छा होता है. Called slip rings. The rings are rigidly fixed to the same shaft. The slips are insulated from each other as well as from the shaft. As the armature coil is rotated, the slip rings also rotated about the same axis of rotation. मतलब ये जो यहाँ shaft को एक्सिस हम लोग ड्रॉ किए हैं, shaft को दिखाया नहीं गया, इसमें shaft एक्सेल जिसको बोलते हैं कभी-कभी, इसके ऊपर दोनों फिक्स होता है. जब एक्सिस घूमता है, शाफ्ट घूमता है, साथ साथ ये दोनों स्लीप रिंग भी घूमता है. लेकिन फिक्स मतलब ऐसा नहीं इंसुलेटेड रखा जाता है, इसमें इंसुलेटिंग कवर के साथ रखा जाता है. इसमें ये भी मतलब आपस में भी इंसुलेटेड है, लेकिन ऊपर जो है ना सरफेस से खुला है, इसमें कनेक्शन होना चाहिए. और उसके बाद हम लोग को कनेक्शन लेने के लिए 2 ब्रास यूज होता है, स्लीप रिंग के साथ कनेक्टेड रहता है ब्रासेस. 2 graphite और फ्लेक्सिबल मेटालिक rods called brasses are lightly pressed against the 2 slip rings. उसमें पीछे जो स्प्रिंग सिस्टम के साथ उसको लाइटली प्रेस किया जाता है स्लिप रिंग के साथ कनेक्शन रखने के लिए. ब्रासेस B1 and B2 remains fixed in their positions and maintain sliding contact with the rotatable slip rings S1 and S2 respectively. It is through these brushes that the current induced in the armature coil is fed to the external circuit by means of line wires. तो ये जो है ब्रास के साथ, ये हम लोग जनरली ग्राफाइट यूज करते हैं, चाहे आजकल मेटालिक यूज किया जाता है. ग्राफाइट में लॉन्जिविटी थोड़ा कम होता है, 1 years से ज़्यादा. मेटालिक भी ऐसे ब्रासेस यूज किया जा रहा है. ब्रास का साथ स्प्रिंग सिस्टम होता है जस्ट इसके साथ कांटेक्ट में रखने के लिए. फिर हम लोग वहाँ से कनेक्शन ले लेते हैं. तो अल्टीमेटली देखिए कनेक्शन कैसे आ रहा है, जैसे जो PQRS इज कनेक्टेड टू द S2 ब्रास एंड दिस साइड ऑफ द आर्मेचर कनेक्टेड टू द स्लीप रिंग S1. तो घूमते रहता है, तो ये दोनों ऑलवेज कनेक्ट रहता है. जो S2 रहता है PQ साइड के साथ और SS साइड के साथ कनेक्ट होता है. दिस इज S1 रे. तो ऑलवेज जो B1 है हम लोग इसके साथ कनेक्शन मिलता है, हम लोग एसआर के साथ इधर जाएगा तो भी इसके साथ B1 का कनेक्शन है, और PQ जो है साइड है उसके साथ B2 कनेक्शन रहता है. तो ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन में. हाँ, और एक एसेंशियल जरूरी है जो इसमें नहीं दिखाई गया है आपको, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए. द आर्मेचर coil is rotated about its axis with the help of a turbine or any other device connected to it. It is the rotational kinetic energy of the turbine which is ultimately converted into electric energy by the AC generator. तो इसमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए. एक्चुअली कॉइल को रोटेट कराना है, उसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो उसका सोर्स बारे में हम एक फिगर आपको दिखा सकते हैं. वो जो जनरली सिंगल फेज आपका एक सिंगल फेज किर्लोस्कर कंपनी के जो भी है फेज AC डीजल जनरेटर पावर 5 kVA. तो इसमें this part is the generator part, this part is the generator part. It is common for all types of generator and this part is the optional part. इसमें आप यहाँ पर आप डीजल इंजन देख रहे हैं, लेकिन मैक्स को भी पेट्रोल इंजन भी हो सकता है. ये जो सैप देख रहे हैं जो कनेक्टेड है, इसमें डीजल इंजन क्या कर रहा है, डीजल का एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर दैट कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल
rotational mechanical energy, and that transfer into the electrical energy here. So this part is the generator part. अब आप डीजल का बदल यहाँ पर हम लोग पेट्रोल इंजन भी रख सकते हैं। ये जो शाफ्ट हम कनेक्ट कर सकता हूँ टू द वाटर व्हील और विंड मिल, और टरबाइन स्टीम जो है जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, वहाँ भी स्टीम क्या करते हैं, जो टरबाइन होता है रोटेट होता है, तो उसका जो शाफ्ट होता है एक्सेल होता है, तो भी हम लोग जनरेटर साथ ऐड कर देते हैं। तो इसका अंदर में कॉयल है, घूमते रहता है। तो इट इज द जनरेटर पार्ट एंड इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी पार्ट। ये सोर्स ऑफ एनर्जी ऑप्शनल है, डिफरेंट टाइप हो सकता है। डीजल इन प्लेस ऑफ डीजल इंजन, दैट में भी पेट्रोल इंजन हो सकता है, और मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर व्हील के साथ कनेक्टेड हो सकता है। दिस वन कनेक्ट कर दिया जाएगा, इसके रिप्लेस कर देंगे। विंड मिल में हवा का जो वहाँ शाफ्ट घूम रहा है, तो उसके साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। चाहे स्टीम टरबाइन का जो एक्सेल है, इसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। मतलब इट इज एसेंशियली दिस एसी जनरेटर पार्ट, और दिस पार्ट इज ऑप्शनल, इट इज द सोर्स पार्ट। तो ये सोर्स तो होना ही चाहिए, which continuously provide the mechanical energy that will be converted into electrical energy. तो अभी हम लोग आ जाते हैं उसका वर्किंग क्या है। As the armature coil rotates, the magnetic flux linked with the it changes, and so an induced current flows through it. Let us suppose initially the coil PQRS be in the vertical positions and it rotates in the clockwise directions. The side PQ moves downwards and SR moves upwards. Accelerate, according to Fleming-Rayleigh rule, the induced current flows from Q to P and from S to R, so that during the first half rotation of the coil, the induced current flows in the direction S R Q P with brass B2 acting at positive terminals and the brass B1 as negative terminals. ये जो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर लिखे हैं, हम थोड़ा सा इस फिगर डायग्राम में इसको समझा देते हैं, दैट विल बी बेटर वन। इसमें लिखा हुआ है, आप क्लास नोट मिल जाएगा, इसमें देख लीजिएगा। फिर क्लास नोट के साथ इस फिगर डायग्राम हम देख रहे थे, इसमें हम लोग सेकंड हाफ को दिखाए हैं। जैसे मान लीजिए इसमें जो रोटेशन हम दिए हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, तो अभी नीचे से ऊपर तरफ आ रहा है। ये जो पी क्यू जो नीचे से ऊपर तरफ आ जाएगा, फिर हो जाएगा इसके साथ परपेंडिकुलर जो प्लेन है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम लोग का फ्लेमिंग से रूल, हम लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हम लोग पता चलेगा कितना किधर करंट हो रहा है, मूवमेंट किधर है। तो वो फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल से हम लोग पता लगा सकते हैं जो करंट होगा अलोंग द पी। तो अभी जब यह नीचे से ऊपर आ रहा है अलोंग द पी क्यू, फिर जब ऊपर से नीचे जाएगा इधर अलोंग द क्यू पी हो जाएगा, उल्टा करंट हो जाएगा। इसमें कभी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कोई फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। बाद में हम लोग डिटेल एक फिगर डायग्राम से हम समझेंगे कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, कब ईएमएफ कितना होगा, उसको नीचे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द करंट इन द डायरेक्शन। तो इसमें होगा क्या ना, हाफ साइकिल में क्या होगा करंट, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहा हूँ जो B1 टू B2 जा रहा है, इन दिस वे करंट आ रहा है। लेकिन ये जब इधर घूम के इस साइड में आ जाएगा, नीचे तरफ जाएगा, ये अभी पी के ऊपर जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जब इस साइड में आकर नीचे तरफ जाएगा तो करंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तब एसआर ऊपर तरफ आएगा, तो एसआर ऊपर तरफ आ जाएगा तो करंट हो जाएगा एस टू आर। जैसे यहाँ पर आर टू एस हुआ है, वहाँ एस टू आर हो जाएगा। देन करंट विल बी in the flow in this direction that is opposite to the previous one। मतलब पी क्यू अभी नीचे से ऊपर आ रहा है इस फिगर डायग्राम में, तो पी टू क्यू करंट हो रहा है। फिर इस साइड में जब आ जाएगा, पहले आते आते यहाँ पर वर्टिकल हो जाएगा, फिर जब डाउनवर्ड जाने लगता है पी क्यू, तो उसमें करंट हो जाएगा क्यू टू पी, क्योंकि फील्ड लाइन सेम है बट मूवमेंट उल्टा हो गया, तो क्यू टू पी करंट होगा। मतलब तब एस एंड आर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, वो अपवर्ड आएगा तो उसका करंट होगा तब एस टू आर। दैट मीन्स फर्स्ट हाफ में जो करंट होगा, सेकंड हाफ में थ्रू द आर करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगा। तो ये हो गया इसको वर्किंग कैसे काम करता है ना। व्हेन इट रोटेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स ग्रेजुअली चेंजेस, कोई फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, कोई मिनिमम हो रहा है। जब तो हम लोग देखेंगे कब मैक्सिमम होगा, कौन पोजिशन में मिनिमम होगा। तो ये गए वर्किंग से। इसको मैथमेटिक्स समझ लेते तो और बेटर हो जाएगा हम लोग कॉन्सेप्शन। ये जो हम लोग को उसमें आर्मेचर बताएं, उसमें ड्रॉ किया गया सिंगल टर्न, बट जनरली वी आर टेकिंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स, n number of turns in the coil। let us suppose a is the face area of each turn, एक एक टर्न का फेस एरिया a होता है, b is the magnitude of the magnetic field, and theta is the angle which is normal to the coil makes with the field b vector at any instant t। ये जो एंगल विद द नॉर्मल टू द कॉइल, इसको हम लोग एरिया वेक्टर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू द कॉइल। तो बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, जो एक कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमते जा रहा है कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, उसमें एरिया भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है। तो इसमें जो फ्लक्स होगा उस पोजीशन के लिए एट एनी टाइम इंस्टेंट टी मान लीजिए, तो फ्लक्स कितना होता है ना, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट द ओमेगा टी।
theta is nothing but the omega t. Then the magnitude of the flux linked with the coil at any instant t will be b into a into cos of omega t for single turn. इसमें n number of turns of total flux passing through the coil at that moment, that is the n b a cos of omega t. हो गया flux कितना है. Now हम लोग का जो फैराडे फ्लक्स रूल से हम लोग निकल सकता हूँ, तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग निकालेंगे. तो हम लोग जानते हैं फैराडे फ्लक्स रूल से the induced EMF is given by E is equal to minus d phi dt. E is equal to minus d phi dt. इसमें डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये ओमेगा बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि फिर डी डी टी ऑफ ओमेगा टी कीजिएगा तो ओमेगा बाहर निकल के आ जाएगा. इसको हम लोग विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी. तो इसमें जो हम लोग डिफरेंशिएट माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, डायरेक्टली लिखा गया स्टेप, तो प्लस हो गया है, फिर ओमेगा भी निकल के आ गया है. तो इतना ही छोटा सा मैथमेटिक्स है. अगर ये मैथमेटिक्स को समझ में आ जाता है तो हम लोग को तो ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है. इसमें बात क्या है, इसमें एट एनी मोमेंट फ्लक्स इतना है, दैट इज टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि घूमते जा रहा है ओमेगा इंटू टी, फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो मिलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उसी से हमको मिलता है. ई के वैल्यू एट एनी इंस्टेंट की वैल्यू बात कर रहा हूँ, डिफरेंट इंस्टेंट में डिफरेंट होता है. इट इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट ऑब्वियसली, जैसे फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट है, डिफरेंट इंस्टेंट में डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट पोजिशन, डिफरेंट इंस्टेंट्स डिफरेंट पोजीशन पता चलता है, डिफरेंट पोजीशन में फ्लक्स डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट इंस्टेंट्स या डिफरेंट पोजीशन में ई भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये भी एक टाइम डिपेंडेंट फैक्टर आ गया है. बट दोनों में देखिए, ये भी कॉस ऑफ ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, दोनों ही साइनसोइडल वेरिएशन हो रहा है. तो इसमें हम लोग जनरली इसको लिखते हैं ई नॉट लिखते हैं, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और पीक वैल्यू बोला जाता है, सबसे ज्यादा होता है. तो साइन ओमेगा टी के वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में वेरिएशन होता है, तो इसका भी वैल्यू प्लस माइनस 1 इंटू इनका बीच में इंटू ए एन बी ए ओमेगा, इसका बीच में वेरिएशन होगा. सबसे ज्यादा होगा ए एन बी ए ओमेगा होगा, सबसे जब कम होगा तो 0 होगा, और उल्टा डायरेक्शन में फिर माइनस एन बी ए ओमेगा होगा. तो इसमें इसको हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं, इसको ई नॉट से लिखा जाता है. तो ई नॉट हो गया ए एन बी ए ओमेगा. इट इज वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, maximum value or peak value in this case, that will be E naught, and the value of E naught is the number of turns into magnetic field produced by the field magnet into area of each coil into omega. Omega is the constant angular velocity. तो ये हो गया लोड. इसमें बाद मान लीजिए रोल, हम लोग फिगर में देखे थे लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसका थ्रू करंट कितना जाएगा. नेचुरली उसको ईएमएफ कितना मिल रहा है, दैट इज द ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी मिल रहा है ईएमएफ. When the load of resistance R is connected across the terminals, a current I flows in the external circuit. तो इसमें I is equal to E divided by R, that is E naught by R sin of omega t. तो E divided by R, it is the E naught बताया जा रहा है. एक्चुअली इसका वैल्यू हम लोग लिख सकेंगे ए एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हैं. तो आई नॉट लिख रहा हूँ इसको, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ द करंट. तो हम यहाँ पर दोनों देख रहा हूँ, जो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ई नॉट का वैल्यू इतना है, एंड आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई नॉट का वैल्यू होगा ए एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर, आर इज द रेजिस्टेंस. तो इसमें दोनों का दोनों क्या देख रहा हूँ, बोथ करंट एंड वोल्टेज वेरी साइनसोइडली विद टाइम, टाइम के साथ साइनसोइडली वेरी होते जा रहा है. तो अभी जो जो ऊपर में जो वर्किंग देख रहे थे उसका मैकेनिज्म हम थोड़ा सा एक फिगर डायग्राम से उसको देख लेंगे. तो फिगर डायग्राम आप देखिए, छोटा से छोटा कर लेते हैं. देखिए फिगर डायग्राम डिफरेंट स्टेज में, शुरुआत में हम लोग जैसे वहाँ डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, पहले मान लीजिए पी क्यू नीचे है और एस आर ऊपर में है. डिस्क्रिप्शन में पी क्यू ऊपर लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में अगर बात की तो यहाँ से स्टार्ट करना होगा, इधर घूमते जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट की नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम लोग डिस्क्राइब किए ऊपर में लैंग्वेज में, तो इसको फर्स्ट स्टेप मानना होगा, सेकंड, थर्ड, इसको फोर्थ, इसका फिफ्थ. कोई बात नहीं, हम कहीं भी स्टार्ट कर सकता हूँ. लेट अस सपोज दिस वन पी क्यू नीचे है एंड आर एस इधर घूमते जा रहे हैं, तो पी क्यू नीचे से ऊपर तरफ आ रहे हैं हम लोग कहेंगे. तो इसमें शुरुआत में जो है एक कॉन्टिन्यूस रोटेशन, लेकिन कहीं से भी स्टार्ट करना होगा. टी जीरो हम लोग इस पोजिशन पे टी जीरो मान रहा है, जो एक अभी प्लेन जो है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स इसमें थीटा का एंगल जीरो, थीटा एंगल होता है किसका, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, और एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है. The plane of the armature is perpendicular to B in this case. अभी देखा ही पड़ रहा है, जो मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है. तो इसमें जब फिर घूमते घूमते जो पी क्यू और आर एस पैरेलल टू द फील्ड लाइन्स हो गया, तो हमको दिखाई पड़ रहा है एक भी फ्लक्स नहीं जा रहा है. इसका मतलब 90 डिग्री जब रोटेशन हुआ है तो फ्लक्स एक भी नहीं जा रहा है,
एट दैट टाइम। फिर और घूमते घूमते पी क्यू नीचे, ये जो है ना नीचे था, अभी ऊपर आ गया तो ऊपर आ गया, उस टाइम फिर परपेंडिकुलर टू द मैटिक फ्लक्स गया है जो प्लेन है, तो उसमें 180 डिग्री घूम जाने के बाद उस टाइम भी फ्लक्स सबसे ज़्यादा जा रहा है। लेकिन अगर इधर इन दिस ओरिएंटेशन में था पी क्यू आर एस, अगर फ्लक्स को पॉजिटिव बोलते हैं तो ऊपर में पी क्यू आर एस इज थ्रू, क्योंकि फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ लेकिन कॉइल का पोजीशन उल्टा हो गया, 180 डिग्री में घूम गया, तो उसमें फ्लक्स हम लोग इसको पॉजिटिव फ्लक्स मानेंगे तो इसको नेगेटिव फ्लक्स हमको बोलना होगा। मैथमेटिकली हमको मिल जाएगा नेगेटिव मिलेगा। फिर घूमते घूमते पैरेलल हो गया नो फ्लक्स, फिर और मैक्सिमम फ्लक्स, इन दिस वे एक कंटिन्यू चलते रहेगा। मतलब ये जो इनिशियल स्टेज था, फिफ्थ स्टेज में वही स्टेज आ गया, इनिशियल स्टेज आ गया, तो 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है मान लीजिए। तो इसमें हम लोग टोटल एक बार रोटेट करने का जो टाइम, दैट इज नोन द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हिसाब से अगर हम प्लॉट करते हैं तो मैथमेटिकली हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जब शुरुआत की बात कर रहा हूँ, जब टी इक्वल 0 तो cos ओमेगा टी cos 0 इज द 1 होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स होता है। और उस टाइम से हम टाइम देखना स्टार्ट किए, कोई जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग के यहाँ आप समझने के लिए इसी टाइम से कोई एक जीरो टाइम ले लिया है, इस टाइम जीरो है जब फ्लक्स मैक्सिमम है। देखिए जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो फॉर्मूला कितना था, ए एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो टी जब जीरो होता है तो कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड दैट इज कॉस जीरो दैट इज द 1 होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स उस टाइम होता है। देखिए यहाँ पर फ्लक्स फिगर डायग्राम में देख रहे हैं जो मैक्सिमम फ्लक्स है। फिर घूमते घूमते जब यहाँ पर 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री जीरो होता है, तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स भी जीरो, मैथमेटिकली यहाँ 90 डिग्री पुट कीजिए ओमेगा टी के वैल्यू तो भी जीरो हो जाएगा। मतलब अदरवाइज टी के वैल्यू टी बाई कैपिटल टी बाई 4, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी होता है, इन टू टी बाई 4 कीजिए तो भी कॉस ऑफ 90 डिग्री और पाई बाई 2 होता है तो भी काट के जीरो हो गया। सिमिलरली जब हम यहाँ पर टी बाई 2 पुट करेंगे इसका वैल्यू तो हमको माइनस मिलेगा, चाहे 180 डिग्री पुट कर दीजिए तो भी -1 मिलता है। तो इसमें इस टाइम के अंदर फ्लक्स जो है ना इतना ही फ्लक्स है, लेकिन विथ रिवर्स हो गया फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू द कॉइल। इसका फ्लक्स का डायरेक्शन सेम है लेकिन कॉइल घुमा दिया तो फ्लक्स को हम लोग थ्रू द कॉइल रिवर्स हम बताएंगे तो नेगेटिव फ्लक्स हुआ है। मैथमेटिकली हमको मिल जाएगा 180 डिग्री घुमा, फिर थ्रू 170 डिग्री मान ली यहाँ पर जो एंगल है 270 डिग्री, टाइम हो गया 3t/4, अगेन इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अगेन इनिशियल स्टेज में आ गया, जैसे फ्लक्स इतना फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स ऐसे कैसे वेरिएशन हो रहा है, वो भी साइनसोडियली वेरिएशन हो रहा है, कॉस ओमेगा टी हिसाब से वेरिएशन हो रहा है। जैसे हम इसको हम करंट की बात करें, उस टाइम ईएमएफ की बात करें तो इसमें ईएमएफ कितना हुआ, एन ए बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला था एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, जब टी जीरो पुट कीजिए यहाँ पर तो ईएमएफ भी जीरो, देखिए यहाँ जीरो होगा। फिर ग्रेजुअली जब इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर यही फैक्ट है, यहाँ पर देखिए फ्लक्स जब मैक्सिमम होता है उस टाइम वोल्टेज ईएमएफ जीरो होता है, जब फ्लक्स जीरो होता है देखिए मैक्सिमम होता है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा घूमेगा बहुत ज्यादा, फिर लाइन स्टार्ट होता है, मतलब क्रॉस होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उस टाइम सबसे ज्यादा आता है, जब फ्लैट होता है उसको घूमने लगता है यहाँ पर, तो उस टाइम ईएमएफ सबसे ज्यादा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब फ्लक्स मैक्सिमम था यहाँ सर्किट में कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो था, लेकिन जब जीरो होने लगा धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये घटने लगा तो बढ़ने लगा, फ्लक्स घट रहा है चेंज हो रहा है तो ईएमएफ वैल्यू बढ़ते जा रहा है। जब फ्लक्स थोड़ा से भी नहीं, एक भी नहीं, उस टाइम मैक्सिमम ईएमएफ, फिर फ्लक्स जब उल्टा डायरेक्शन में है, घूमने के बाद उल्टा डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ डिक्रीज हो रहा है। जब फ्लक्स इसमें मैक्सिमम हो गया अगेन, लेकिन अगेन ईएमएफ जीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए अगेन जब यहाँ पर फ्लक्स जीरो होता है तो यहाँ पर फ्लक्स जीरो हो गया, उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइम हो गया 3t/4 टाइम, मतलब t/4 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 करके टाइम इंटरवल को हम लोग बांट लिए हैं टोटल टाइम पीरियड टी को, 4 1 2 3 4 टाइम इंटरवल में बांटे हैं, तो इस टाइम हम लोग देखेंगे फ्लक्स अगेन जीरो बट ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम होगा। फिर इसमें शुरुआत जैसा कंडीशन तो वैसे ही आएगा, फिर ईएमएफ जीरो हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो इसमें एक कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है उस टाइम ईएमएफ जीरो होता है, थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन फैक्ट ऐसे ही है। और हम लोग ओनली जो रेजिस्टेंस लेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर होगा तो उसमें जब ओनली रेजिस्टेंस के सर्किट में कैपेसिटर चाहे इंडक्टर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग करंट कितना मिलेगा, तो करंट मिलेगा डिवाइड बाई आर कीजिए तो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसमें जब ईएमएफ जीरो तो करंट भी जीरो होगा, जब ईएमएफ इतना मैक्सिमम होगा उस टाइम करंट आई नॉट होगा, आई नॉट का वैल्यू होगा ए एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाई आर, यहाँ पर लिखोगे। फिर जब यहाँ जीरो होगा ये भी जीरो होगा, ये दोनों एक ही जैसे वेरिएशन होगा अगर ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो तो, लेकिन फ्लक्स जब मैक्सिमम होता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उस टाइम यहाँ में जीरो होता है और जब जीरो होता है इस टाइम मैक्सिमम होता है। तो ये तो हो गया आपका वर्किंग है जो हम पहले बताते हैं। इसमें जो वर्किंग के जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसमें जो लैंग्वेज लिखा हुआ है पी क्यू आर एस ये सब से लिखा हुआ है, हाँ तो इसमें
initial PQR is vertical positions and rotated in the clockwise directions। तो ये जो है इसका जो लैंग्वेज का सीक्वेंस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस पीरियड डायग्राम के साथ थर्ड स्टेप से स्टार्ट किया गया है। थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ, फिफ्थ, फिर दिस ऐसे स्टेप वहाँ समझाया गया। कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से लिए हैं। वहाँ पी की को ऊपर में रखा गया था, फिर राइट में रोटेट हो रहा है तो कारण का डायरेक्शन बताया गया। तो हम लोग को इसे देख रहा हूँ जो कारण चाहे ये दोनों टाइम के साथ ऑल्टरनेटली वेरी होते जा रहा है। देयरफॉर यू नो द ऑल्टरनेटिंग करंट। जो सोर्स होता है उसका नाम होता है ऑल्टरनेटिंग जनरेटर और ऑल्टरनेटर बोलते हैं, इसका नाम है ऑल्टरनेटर। अब ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट अभी तक जो समझे थोड़ा सा और थोड़ा बहुत बात हम लोग कर लें इसके बारे में। जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अभी तक क्या समझ में आया है? अगर कोई आपको पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अब ऊपर में तो हम लोग डिफाइन किया था व्हाट डू यू मीन बाय एसी जनरेटर और एसी डायनामो। लेकिन अभी आपको कोई पूछे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब क्या बताओ और ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या बताओ, जो हम लोग को अभी मिला है उसी को हम लोग बताएंगे अभी। एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ईएमएफ is one whose magnitude changes with time and direction reverses periodically। मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होते जाएगा, पीरियोडिकली रिवर्स होते जाएगा। पीरियोडिकली मतलब बार बार होते जाएगा, ऐसा नहीं एक बार हुआ है बंद हो गया है, वो नहीं है, बार बार होते जाएगा। ऐसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ईएमएफ is one whose magnitude changes with time and direction reverse periodically। The instantaneous value, that is value at any instant of time of an alternating voltage is given by, देखिए ये जो हम लोग मिला था इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको हम लोग कभी कभी वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट चाहे ईएमएफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं लैंग्वेज में, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। तो ये हो गया कोई सप्लाई के लिए, जनरेटर के लिए इट इज कांस्टेंट एन बी ए ओमेगा, और इसको पीक वैल्यू बोला जाता है, इसको होते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जैसे हम लोग एसएचए में ही है एक, लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशंस हो रहा है, तो ई जो है ना, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ई द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इट इज द पीक वैल्यू जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और ये हो गया साइंस का इक्वेशन। तो ई वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट टाइम टी, ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे। जैसे वहाँ पर ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड बताया तो इसको भी हम लोग वोल्टेज एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे ई हो गया एट एनी टाइम का वैल्यू यहाँ इतना तक है, एट टी इक्वल टू 4 में ई नॉट होता है, फिर 0 होता है। ये जो वेरिएशन है थोड़ा पहले हम लोग समझे, तो टी बाई 3 टी बाई 4 टाइम में ई का वैल्यू माइनस ई नॉट हो जाता है, अपोजिट एक्स में मैक्सिमम होता है। तो ये साइनसोडियल वेरिएशन है। इसका फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इसमें, जो इसमें ओमेगा जो हम लिखे ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो of the supply, note that omega is the 2 pi into f, where f is the frequency of the alternating voltage। ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, जब ओमेगा वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई इंटू एफ लिखेंगे, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग इंडिया का जो लाइन्स है इसमें फ्रीक्वेंसी का एफ का वैल्यू हो गया 50, यूएसए का जो लाइन है वो एफ का वैल्यू 60। तो इंडिया का हम लोग जो और में जो मेन सप्लाई है उसका ओमेगा वैल्यू हो गया 2 पाई इंटू 50, दैट में 100 पाई होगा। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 100 पाई पुट करेंगे। तो टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो हम लोग तब ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ एंड, और दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, where टी द टाइम पीरियड, तो 1 बाई टाइम पीरियड द फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट एसएचएम जैसा ही इसमें भी है। सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग देखें अभी, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी पीक वैल्यू होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट? एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज वन हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। मतलब उसका बार बार टाइम के साथ साथ वैल्यू भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, पीरियोडिकली बार बार होते जा रहा है। पीरियोडिकली मीन्स बार बार होते जा रहा है। एट एनी टाइम टी कितना वैल्यू होता है, इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई नॉट इज द पीक वैल्यू बोला जाता है। इसको हम लोग करंट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको करंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आई वैल्यू एट एनी इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, चाहे इसको डिस्प्लेसमेंट करंट 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 डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट अलग है। हम लोग करंट डिस्प्लेसमेंट करंट एम्पलीट्यूड बोला जा रहा है इसमें। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट आई, आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसमें भी सेम फ्रीक्वेंसी होगा। इसका जो फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज द 2 पाई इनटू एफ, दैट इज 2 पाई बाई कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, एग्जैक्टली सेम है। तो ये हम फिर बता रहा हूँ, इसका जो वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी होगा करंट का सेम फ्रीक्वेंसी होता है। जो हम लोग घर में जो लाइन है उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 50 हर्ट्ज, मतलब इंडिया का लाइन 50 हर्ट्ज होता है। इसके बाद ये जो है ना साइनसोडियल, दोनों साइनसोडियल इक्वेशन मिला है।
तो साइनसोडियल इक्वेशन ओनली साइन थीटा ही नहीं होता है, साइन ओमेगा टी नहीं होता है, कॉस भी होता है। बहुत सारा आपको बुक मिलेगा जहाँ कॉस लेकर, बहुत सारा कंट्री है जहाँ कॉस लेकर काम करते हैं। एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड as a cosine function of time, that E is equal to E naught sin of omega t and I is equal to I naught cos of omega t, सॉरी cos of omega t लिख सकते हैं, तो इसमें भी cos of omega t लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करके जो एसी बारे में जितना सारा फैक्ट मिलता है, उसका कंडीशन मिलता है, सब एक ही जैसे मिलेगा, cos से भी कीजिएगा। लेकिन तो भी हम लोग साइन में थोड़ा साइन में सीखेंगे, साइन थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि जब जीरो होता है साइन जीरो होता है, तो कॉस में जीरो जब होता है टाइम का वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू 1 होता है। थोड़ा सा वेरिएशन उल्टा है, कोई बात नहीं है। तो साइन में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कॉस थीटा का वेरिएशन ऐसा होता है तो साइन थीटा का वेरिएशन ऐसे होता है। अगर आपको साइन में समझ में आ जाएगा तो कॉस में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग की जो क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी हम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ई नॉट और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हिसाब से काम करेंगे। तो ये आज था हम लोग का टॉपिक से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे। आज हम यहीं पर ही क्लास स्टॉप कर रहे हैं।